हेलो दोस्तों, बच्चों, साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहिए। जैसा हम लोग का चैप्टर चल रहा है या हम लोग बात कर रहे थे कंपनी का शेयर, इशू ऑफ शेयर के बारे में बात हो रही थी। शेयर कैपिटल का चर्चा हुआ था। चलिए, आज थोड़ा हम लोग कंपनी का ही बात करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। आज का जो है कहानी वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का वित्तीय विवरण। तो कंपनी का वित्तीय विवरण, थोड़ा ये बात कर लेते हैं हम लोग कि ये कंपनी अकाउंट में कंपनी के बारे में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये कॉमन मैटर है। जो 12th में पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए भी आवश्यक है। जो बच्चे बीकॉम में है, ऑनर्स में है, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो जो बच्चे बीकॉम पार्ट 2 में है, अकाउंट ऑनर्स पार्ट 3 में है, उनके लिए आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पार्ट 3 में मैनेजमेंट अकाउंट करके एक बुक है, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट जानना कंपनी का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, वित्तीय विवरण के बारे में। तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि कोई भी संस्था, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, व्यापारी चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, जो भी काम करता है, बिजनेस करता है, सबको बिजनेस का परिणाम जानने की प्रबल इच्छा होती है। यानी रिजल्ट उसको जानने का इच्छा रहता है। मान लीजिए जैसे कि कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है, तो वह यह जरूर जानना चाहेगा कि वह पूरे साल में बिजनेस से कितना रुपया कमाया, कितना रुपया उसको अर्निंग हुआ, कितना लाभ कमाया, कितना उसके पास माल स्टॉक में है, कितना संपत्ति है। यानी वह 2 तरह का बात जानना चाहता है कि पूरे वर्ष का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा उसका, और दूसरा बिजनेस की स्थिति क्या है। यानी एक निश्चित अवधि के दौरान वह जो बिजनेस किया, वह बिजनेस का परिणाम जानना चाहता है। और इसी पर हम लोग पहले बनाए होंगे 11th में फाइनल अकाउंट। तो वह जो फाइनल अकाउंट था, तो वो सोल ट्रेडिंग का था, एकाकी व्यापार का था। तो एकाकी व्यापार का जो फाइनल अकाउंट हम लोग बनाए थे, तो उसमें याद होगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए थे। वो फाइनल अकाउंट क्या था, याद करिए आप लोग। वो फाइनल अकाउंट को भी फिनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। एक्चुअल में फिनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार करते हैं, वो दोनों एक ही बात है। यानी वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल पीरियड, फिनेंशियल ईयर के अंत में मालिक के द्वारा, व्यापारी के द्वारा जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है पूरे साल का वार्षिक परिणाम जानने के लिए, वैसे विवरण पत्र को हम लोग बोलते हैं वित्तीय विवरण, फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोले कि वित्तीय अवधि के अंत में, एट द एंड ऑफ फिनेंशियल पीरियड,
फाइनेंशियल ईयर के अंत में पूरे पीरियड के व्यावसायिक परिणाम को जानने के लिए जो भी विवरण पत्र तैयार किए जाते हैं उन सभी विवरण पत्रों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, वित्तीय विवरण कहा जाता है। चूंकि हम लोग यहाँ जो बात करने वाले हैं वो कंपनी का वित्तीय विवरण के बारे में बात करने वाले हैं, तो किसी कंपनी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर के अंत में वित्तीय सूचनाओं को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दर्शाने के लिए जो स्टेटमेंट विवरण पत्र तैयार किया जाएगा वो कहलाएगा वित्तीय विवरण। क्या बोले, ध्यान से सुनिए, समझिए कि कंपनी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में पूरे साल के परफॉर्मेंस को दर्शाने के लिए, पूरे वर्ष के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को दर्शाने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय विवरण लेखांकन का सबसे अंतिम उत्पाद है। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और तब लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये क्या है, सबसे अंतिम उत्पाद है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये अंतिम उत्पाद है। इसके अंतर्गत क्या क्या तैयार करता है, तो सबसे पहली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गए आप लोग। सिंपली जानना है कि वर्ष के अंत में कंपनी के द्वारा पूरे वर्ष का परिणाम जानने के लिए जो खाता एवं विवरण पत्र तैयार किया जाएगा वह कहलाएगा वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली है ना दो तरह के स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, जिसमें से पहला का नाम है बैलेंस शीट और दूसरा का नाम है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी क्या हुआ, मेनली टू टाइप्स, मुख्य रूप से जो है दो प्रकार होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पहला होगा बैलेंस शीट और दूसरा होगा इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है, स्थिति विवरण, और इनकम स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का विवरण। कंपनी के लिए जो है सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण जो है वह दो आधार पर तैयार किया जा सकता है। वार्षिक आधार पर, एनुअल बेसिस पर। एनुअल बेसिस पर मतलब एट द एंड ऑफ ईयर, फाइनेंशियल ईयर के अंत में, और दूसरा क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3-3 माह, त्रैमासिक 3-3 माह पर। तो अगर 3-3 माह पर बनाएगा तो पूरे साल के लिए 4 बार स्टेटमेंट बनेगा, और अगर एनुअल आधार पर बनाता है तो वर्ष के अंत में बनाएगा। तो वर्तमान में सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी के लिए क्वार्टरली स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है। वो क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है फिर साल के अंत में
वो एनुअल स्टेटमेंट बन जाता है उसी से। तो वित्तीय विवरण में मुख्य रूप से 2 स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ गए? कितना स्टेटमेंट बनाना है? 2 स्टेटमेंट। क्या क्या? बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर हम लोग बात करें कि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से तत्व आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट के तत्व मतलब इसमें क्या क्या सब आता है। तो सबसे पहले एसेट्स, उसके बाद लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस और इनकम, है ना। ये सब फिनेंशियल स्टेटमेंट का मुख्य तत्व है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी या सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के मुख्य तत्व, मुख्य एलिमेंट क्या क्या है। तो मुख्य रूप से कितने तत्व आए? 5 तत्व आए। पहला हो गया एसेट्स, है ना, दूसरा हो गया लायबिलिटी, उसके बाद इक्विटी, एक्सपेंस और इनकम। ये 5 तत्व हैं। अब इसी से ये दोनों स्टेटमेंट तैयार होता है ना। पहला स्टेटमेंट क्या है हम लोग का? बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में ये तीनों तत्व आता है, इक्विटी, लायबिलिटीज और एसेट्स। और दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें जो है ये दोनों तत्व आएगा, एक्सपेंस और इनकम। ये बात समझ गए? एलिमेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से तत्व हैं? तो मुख्य रूप से 5 तत्व है ना। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंस और इनकम। चलिए, ये भी बात समझ गए कि ये दोनों जो है बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा और फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आने वाला है। आपके मन में इस तरह का सवाल भी उठ सकता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाएगा। तो पहला तो हम शुरू में ही जैसे चर्चा शुरू की कि पूरे वर्ष का वार्षिक परिणाम, एनुअल रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट चाहिए होता। तो इसको बनाने का क्या क्या उद्देश्य है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कंपनी तो छोटी संस्था है नहीं, बड़ा संस्था होता है और उससे बहुत सारे लोग उससे जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोगों को कंपनी का वार्षिक सूचना जानने की इच्छा रहती है। अब इसमें बहुत सारे लोगों में कौन कौन आता है, कौन कौन पार्टी है जिसको कंपनी का हिसाब किताब चाहिए, देखना चाहिए, वो कंपनी का पूरे वर्ष का परिणाम जानने की इच्छा रखता है। इस तरह की कितने पार्टीज हैं। तो सबसे पहला तो है कि कंपनी में जो इन्वेस्ट करता है, कंपनी का जो शेयर खरीदता है, शेयर होल्डर्स। दूसरा पार्टी है क्रेडिटर्स, कंपनी की लेनदार, कंपनी का इन्वेस्टर, एम्प्लॉई, सप्लायर, टैक्स अथॉरिटी। ये सभी पार्टीज को, ये सभी पक्ष को कंपनी का एनुअल स्टेटमेंट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जानने की, देखने की इच्छा रहती है, क्योंकि उसका बेनिफिट उसके साथ जुड़ा रहता है। शेयर होल्डर इसलिए जानना चाहता है कि वो जानना चाहेगा कि कंपनी पूरे साल में कितना कमाया, कंपनी की क्या वित्तीय स्थिति है,
जिससे उसको लाभांश डिविडेंड प्राप्त होगा। तो ये जितने भी पक्ष का नाम लिया गया, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, ये सब को क्या है, कंपनी में उसका कुछ न कुछ अपना बेनिफिट है, हित है। तो ये सभी पार्टी जो है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानने की इच्छा रखता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या सूचना उपलब्ध कराता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे वर्ष के या एक निश्चित अवधि के लाभ, हानि और वित्तीय स्थिति की सूचना उपलब्ध कराता है। दूसरा बात कि भावी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या होगा, इसकी जानकारी इससे प्राप्त होता है। उसके बाद कि संस्था के पास, कंपनी के पास जो उसके रिसोर्सेस है, साधन है, वह साधनों का कितना समुचित, बेस्ट, कितना बढ़िया से प्रयोग कर पा रहा है या किया है, उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विवरण का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिपोर्ट्स का आवश्यक है, देखना जरूरी है, जो सहायता प्रदान करता है कि रिसोर्सेस का कितना समुचित इस्तेमाल हो रहा है। कैश फ्लो का अनुमान लगाने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आवश्यक है, जरूरी है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आवश्यकता या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या क्या उद्देश्य है? तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कैश फ्लो जानने के लिए, साधनों का कितना, रिसोर्सेज का कितना समुचित उपयोग हुआ, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बिजनेस का क्या पोजीशन है, ये सब बातें जानने के उद्देश्य से, जानने के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेन जो बात समझाना चाह रहे थे हम वो समझ गए हैं कि वर्ष के अंत में जो विवरण कंपनी के द्वारा तैयार किया जाएगा वह उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। इसमें मुख्य रूप से दो बात आएगा, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या तत्व आता है? तो ये एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, एक्सपेंस और इनकम, इसी से ये दोनों स्टेटमेंट तैयार होता है। तो चलिए आज हम लोग ये कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है वो बैलेंस शीट बनाने सीखते हैं। कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है वो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3(1) के आधार पर कंपनी का बैलेंस शीट बनता है। ये कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के आधार पर कंपनी का बैलेंस शीट बनता है। हम लोग यहाँ जिस कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे उसका नाम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ, है ना, डॉट डॉट कंपनी कब बना रहे हैं वो डेट लिखेंगे, एज ऑन, पहले जो है, पहले का मतलब यहाँ कि जब से ये कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013 लागू नहीं हुआ था उससे पहले कंपनी का बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट दोनों में बनाया जा सकता था। लेकिन जब से ये कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ तो उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट केवल और केवल वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर हम लोग जो कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे वह वर्टिकल फॉर्मेट में होगा, शीर्ष प्रारूप में होगा। इसमें मेनली क्या क्या तत्व आता है तो वह तो हम लोग देख ही लिए कि एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, इसी को एडजस्ट किया गया है।
तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना। 3 तत्व था, इक्विटी, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो ये पहला में आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंतर्गत नंबर 1 में आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा नंबर 1 शेयर कैपिटल। उसके बाद दूसरा में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा लायबिलिटी सेक्शन, तो लायबिलिटीज में आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। ये मुख्य रूप से ये 3 आइटम हम लोग लिखेंगे जो कि जरूरी है। देखिए बैलेंस शीट का जो जैसे शेयर होल्डर्स फंड लिखे, या मुख्य रूप से हम 2 ही आइटम दिखा है, और भी आता है ना। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, इसमें भी अलग अलग सब हेडिंग है। करेंट लायबिलिटी उसमें भी सब हेडिंग है, लेकिन हम लोग मेनली मुख्य बात जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे जरूरी के लिए है, जो जानना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये 3 आइटम दिखाएंगे। ये 3 मेन हेडिंग होता है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटी। उसी तरह ये लायबिलिटी साइड का टोटल कर दिए। अब दूसरा हेडिंग लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स को 2 भाग में बांटा गया है, नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा होगा करेंट एसेट्स, है ना। ये हो गया नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, और इसका भी टोटल हो जाएगा। तो चूंकि ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, इधर का टोटल और ये एसेट्स का टोटल दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये बैलेंस शीट का शॉर्ट फॉर्मेट है। अब हम लोग को ये जानना है कि जैसे शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है, इसमें क्या क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटी, एसेट्स, ये सब में कौन कौन आइटम आएगा, ये सब भी हम लोग को जानना है। तो आप लोग से ये अपेक्षा होगा कि ये जो फॉर्मेट यहाँ दर्शाया गया है, दिखाया गया है, तो आप लोग इसको अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में, जैसे भी जहाँ भी नोट करना चाहते हैं इसको लिख लीजिए, है ना। उसके बाद तब हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब आगे का बात करते हैं कि प्रत्येक आइटम में क्या क्या आएगा। तो कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 3 भाग 1 में पार्ट 1 में कंपनी का बैलेंस शीट दिखाया गया है, और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसके हर एक आइटम में, हर एक हेड में क्या क्या आएगा उसको दर्शाने के लिए एक अलग से नोट्स तैयार किया जाता है। अलग से एक फॉर्मेट तैयार करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, यानी किस हेड में क्या क्या आएगा उसका विवरण जो है ये नोट्स टू अकाउंट में दर्शाना है। यानी पहले आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दीजिएगा, उसके नीचे ये नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम लोग सारा डिटेल दर्शाएंगे। तो सबसे पहला आइटम जो है शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, तो शेयर कैपिटल में जैसे हम लोग जानते हैं शेयर 2 तरह का होता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर।
प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, तो दोनों आएगा इसमें। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। तो इक्विटी शेयर में क्या होता है, कभी कभी एरियर वगैरह रहता है बकाया, है ना। तो एरियर अगर रहेगा बकाया तो ये घटा देंगे, यहाँ पर जो लेना है वो पेड अप लेना है हम लोग को। कॉल्स इन एरियर, कॉल में जो बकाया है वो इसमें माइनस हो जाएगा। उसके बाद एक आइटम और आता है इसमें, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। याद करिए कि जब कंपनी के अंशों को जब्त की जाती है, फॉरफिचर ऑफ शेयर से रिलेटेड ये बात है कि अंशों की जब्ती करने पर जो राशि कंपनी द्वारा जब्त की जाती है वो राशि जो है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में रखा जाता है। वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस हम लोग यहाँ दर्शाएंगे। ये तीनों आ जाएगा आपको शेयर कैपिटल में, ये हो जाएगा शेयर कैपिटल का टोटल। इसी टोटल को हम लोग वहाँ पर बैलेंस शीट में बैठा देंगे। उसके बाद दूसरा आइटम जो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व्स दिखाते हैं, है ना। रिजर्व में जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये जितना भी रिजर्व आता है वो सब हम लोग लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। तो सबसे पहले जैसे आ गया आपको जनरल रिजर्व, उसके बाद रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या अदर कोई भी रिजर्व, है ना, वो सब आ जाएगा इसमें रिजर्व एंड रिजर्व में। ये सब को रिजर्व को जोड़ देंगे हम लोग। और ये जो सरप्लस है, तो अभी हम लोग बात किए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करती है, तो ये सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दर्शाया जाता है। यानी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो दर्शाया जाता है इसमें सरप्लस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, इसको यहाँ अंदर लिखते हैं, या आप लिख सकते हैं बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। या आपको प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यानी लाभ का बैलेंस होगा तो प्लस में होगा, हानि होगा तो माइनस में होगा। इसमें से हम लोग फिक्सिशियस एसेट्स जो है वो माइनस कर देते हैं। जनरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह जो रहेगा, जो रिटर्न ऑफ किया गया है उसको इसमें माइनस कर देंगे, और जो बचेगा यही कहलाएगा आपको टोटल, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस का। उसके बाद आप बैलेंस शीट में नेक्स्ट आइटम देखिएगा, तो नेक्स्ट आइटम क्या है बैलेंस शीट में आपका, नोट करके रखिए आप लोग, नोट में देखिए। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस के बाद क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। यानी लायबिलिटीज को दो भाग में बांटा गया है। पहला है नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरा है करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज तो हम लोग समझ ही रहे हैं। लायबिलिटीज यानी दायित्व, कर्ज जो कंपनी पे करेगी दूसरे पार्टी को। यानी जो कंपनी का कर्ज है, तो कर्ज है तो फिर वो कर्ज तो पेमेंट करना ही है।
आज करे, कल करे, 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, 4 साल बाद करे, कर्ज का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो कर्ज का पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करने का जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, टाइम अवधि, तो वह सभी कर्ज जो 1 साल यानी 12 माह की अवधि में सामान्यतः जिसका भुगतान कर दिया जाता है, वैसे लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज। यानी वह लायबिलिटीज जिसको 12 माह के अंदर में पेमेंट कर दिया जाता है, जिसको पेमेंट करके 12 माह के अंदर जनरली समाप्त हो जाता है, जो 12 माह के अंदर जिसका भुगतान कर दिया जाता है, वैसे लायबिलिटीज को हम लोग बोलेंगे करेंट लायबिलिटीज। और जिसका भुगतान में 12 माह से अधिक का समय लगता है, यानी 1 साल से अधिक का समय जिसका भुगतान में लगता है, वो सारा आ जाएगा आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज। यानी यहाँ जो करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज हम लोग डिवाइड करेंगे वो समय के आधार पर, कि जो 1 साल में जिसका सॉल्यूशन समाधान हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, वो कहलाएगा करेंट लायबिलिटी। जिसका 1 साल से ज़्यादा समय लगता है वो सब कहलाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। तो देखते हैं सबसे पहले नॉन करेंट लायबिलिटी, तो 1 2 हो गया, ये तीसरा में आ जाएगा आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज। ये बिल्कुल आसान तरीके से हम दिखा रहे हैं, वैसे तो बहुत तरह का इसमें हेड दिखाया गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ले लेंगे डिबेंचर, उसके बाद टर्म लोन्स, जो हम लोग लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, है ना, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, loan from any financial institutions, है ना। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब आ जाएगा आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज में। ये सब का जो है जनरली सॉल्यूशन पेमेंट में 1 साल से ज़्यादा की अवधि लगता है, 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। उसके बाद आपका जो दूसरा मैटर है करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? करेंट लायबिलिटीज, तो करेंट लायबिलिटीज में करेंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आ जाएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये दोनों को बोला जाता है ट्रेड पेएबल्स। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम लोग दिखाते हैं वो निगेटिव कैश के रूप में भी दिखाया जाता है, माइनस कैश के भी रूप में। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे जाता है, उसको वहां पर हम लोग निगेटिव बैलेंस में दर्शाते हैं। वो देखिएगा करेंट एसेट्स में सेक्शन होगा एक, उसमें भी आता है। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। क्या क्या आया? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, या हम लोग इसमें जैसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
प्रोपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, ये सब आइटम जो है मेनली आपको, है ना, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस, प्रोपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, ये सब आ जाएगा आपको। ये शॉर्ट टर्म सब है। शॉर्ट टर्म मतलब कि जिसका अवधि 1 साल से कम है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और जिसका अवधि 1 साल से ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो ये सब जो प्रोविजन है ये सब शॉर्ट टर्म है। तो अब तक हम लोग बैलेंस शीट का 4 आइटम देख लिए हैं, जो लायबिलिटी साइड में चारों आइटम दिखाया गया था, है ना। शेयर होल्डर्स फंड में 2 आइटम आ गया, और लायबिलिटी सेक्शन में 2 आइटम आ गया, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। उसके बाद आप देखिए बैलेंस शीट में आगे क्या है, आप एसेट साइड। एसेट्स में भी 2 कैटेगरी है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो जैसे समय के आधार पर हम लोग करंट, नॉन करेंट और करेंट का बंटवारा किए, उसी तरह एसेट्स को भी नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स 2 भाग में बांटा गया है। तो संपत्ति, वैसा सब संपत्ति, वैसा सब एसेट्स, वह एसेट्स जो बिजनेस के उद्देश्य से रखा गया है, जिसको बेचने के उद्देश्य से रखा गया है, या जिसका वसूली, जिसको बेच के रुपया वसूली 1 साल के अंदर हो जाता है, वह सब करंट एसेट्स कहलाता है। क्या बोले कि करंट एसेट्स वैसे एसेट्स को बोलेंगे जो व्यापार करने के उद्देश्य से रखा गया है, जिसको बेचने के उद्देश्य से रखा गया है, या जिसका वसूली 12 माह के अंदर, 1 साल के अंदर हो जाएगा, वह सब संपत्ति को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। रूप परिवर्तन के आधार पर इसी तरह बात करते हैं कि वैसा सब संपत्ति जो 12 माह के अंदर जिसका, है ना, फॉर्मेट चेंज हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है, वैसे सब संपत्ति को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे इसमें आता है स्टॉक, इन्वेंट्री। तो स्टॉक में, इन्वेंट्री में, स्टॉक में जो माल है वो माल क्या होगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना में बिक जाएगा। तो बिक जाएगा तो नकद बिकेगा तो कैश में परिवर्तित हो जाएगा। उधार बेचेंगे तो डेटर बन जाएगा। तो इसका क्या हुआ, फॉर्मेट, रूप जो है वो परिवर्तन हो गया। माल के रूप में था तो कैश बन गया, उधार बेचे तो डेटर बन गया। तो इस तरह का ये स्टॉक वगैरह क्या है, व्यापार करने के उद्देश्य से रखा जाता है ना। तो वह सब संपत्ति जो 1 साल के अंदर जो वसूल हो जाता है, 12 माह के अंदर जो वसूल हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। और इसके अलावा जितना भी एसेट्स बचेगा वो कहलाएगा नॉन करंट एसेट्स, है ना। जिसका लाभ जो है हम लोग को भविष्य में कई वर्षों तक जिसका लाभ प्राप्त होते रहता है, वह सब को बोलते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट्स। तो लाभ के आधार पर भी बात कर सकते हैं आप कि जिस वैसी संपत्ति जिसका इनकम भविष्य में कई वर्षों तक मिलते रहेगा, वह सबको बोलते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट्स। और वह संपत्ति जिसका लाभ तुरंत मिलता है, 1 साल के अंदर हो जाता है, वो बोलते हैं उसको हम लोग करंट एसेट्स। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो आप लोग से यही अपेक्षा रहेगा कि अच्छा यदि लग रहा है तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग एसेट सेक्शन में देखते हैं क्या क्या आएगा। तो एसेट्स में जैसे बात किए कि 2 भाग, है ना, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। इसमें 4 हो गया, यहाँ लिखेंगे 5 नॉन करेंट एसेट्स
तो नॉन करेंट एसेट्स में पहला जैसे आ गया फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स अस्थायी संपत्ति, ऐसा संपत्ति जिसका रूप रंग आकार लंबे समय तक स्थिर रहता है ना। इसमें हम लोग इसको दो भाग में बांटे हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। इसको दो भाग में बांटा गया है, टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होगा इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स में जैसे आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, है ना। तो ये सब आ जाएगा आपको फिक्स्ड एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स। तो ये सब में क्या है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब लंबे समय तक स्थिर रहता है। तो इस तरह का जो संपत्ति है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, जो लंबे समय तक फिक्स रहेगा। यहाँ लंबे समय तक का तात्पर्य 1 साल से ज्यादा समय तक। दूसरा आता है इसमें इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई निश्चित आकार है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट्स। जैसे बिल्डिंग, उसका फिक्स आकार है, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये सब का क्या है, निश्चित आकार है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका, है ना, उस तरह का संपत्ति को बोलते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट्स। हिंदी में बोलते हैं उसको मूर्त संपत्ति, जिसका निश्चित आकार होता है। दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वैसे संपत्ति को बोलते हैं जिसका निश्चित आकार नहीं होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, केवल उसको रियलाइज किया जाता है ना। उस तरह के संपत्ति को बोलते हैं हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स। हिंदी में बोलते हैं उसको अमूर्त संपत्ति। तो इसमें मेनली आता है गुडविल, है ना, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ETC। तो ये हो गया आपको नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में आ गया फिक्स्ड एसेट्स। इसमें आगे भी आता और भी, है ना, इसको आगे भी हम लोग और ले सकते हैं, है ना। जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गया, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस वगैरह वगैरह, इसमें और भी आता है। तो मेनली हम जो यहाँ दिखा रहे हैं वो हम लोग जब आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे उसमें ज़्यादा किस किस चीज़ का जरूरी पड़ेगा उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ जो नोट्स में हम जितना भी आइटम दिखाए हैं, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जाइएगा, क्वेश्चन में जाइएगा, तो यही सब आइटम का मुख्य रूप से जरूरी पड़ेगा, है ना। वो सबको दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए उसके बाद हम लोग अब आगे बात करते हैं करंट एसेट्स का। तो करंट एसेट्स में मेनली क्या क्या आता है, करंट एसेट्स, इसमें मेन आएगा इन्वेंट्री, ये पुराना नाम था इसका, स्टॉक। उसके बाद डेटर्स, बिल रिसीवेबल, तो ये डेटर और बिल रिसीवेबल को मिला के बोला जाता है
ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो लायबिलिटीज में हम यहाँ बात कर रहे थे बैंक ओवरड्राफ्ट का, है ना, आप करेंट लायबिलिटीज में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बात कर रहे थे इसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए बात कर रहे थे कि इसको अगर हम लोग वहाँ करेंट लायबिलिटीज में नहीं दिखाएं तो यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में माइनस हेडिंग में दिखाया जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जैसे आ गया आपको कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो उसके बाद अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है तो उसको माइनस में दिखाते हैं। तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेटर स्टॉक, ये सब आपको मेनली जरूरी पड़ेगा, है ना। तो फाइनल अकाउंट कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट में आज हम लोग चर्चा करें कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में, है ना। कंपनी का बैलेंस शीट जो कि वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया गया और उसमें क्या क्या आया वो सब का आज हम लोग डिटेल देख लिए। और हम आप लोगों से अपेक्षा रखेंगे कि यदि आप लोग चाह रहे हैं कि आगे और भी ज़्यादा आपको समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और जो जो महत्वपूर्ण बात आपको लगता है उसको नोट करके रखिए, ताकि इसके बाद जो हम फिर आगे बात करेंगे तो वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब चूंकि दूसरा पार्ट इसका रह गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। तो हमेशा की तरह आप लोगों को ये बोलना है कि यदि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों में शेयर करें और जो भी अच्छा बुरा आपको समझ में आ रहा है उसके बारे में कमेंट अवश्य करें। आपका जो कमेंट आता है ना वो हमको मोटिवेट करता है आगे कुछ करने के लिए, है ना। धन्यवाद।